स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बालाजी स्टडी क्लासेस से। मैं विष्णु श्रीवास्तव। दोस्तों हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था मेटलर्जी यानी धातु कर्म, तो उसमें हम लोगों ने खनिज के बारे में जाना। पहले तो पदार्थ की अवस्थाएं जानी कि कौन कौन सी होती है, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। फिर इसके बाद खनिज पढ़ा, फिर ऑरिस यानी अयस्क पढ़े, फिर इसके बाद अयस्कों के प्रकार पढ़े। आज हम लोगों का जो टॉपिक अयस्कों के प्रकार के बारे में जाना कि 4 प्रकार के अयस्क आपके होते हैं कौन कौन से, जैसे कि ऑक्साइड होता है आपका, कार्बोनेट होता है, सल्फाइड होता है और क्लोराइड अयस्क होता है। तो आज हम लोगों का टॉपिक है कुछ धातुओं के प्रमुख अयस्क, चीफ ऑरिज ऑफ सब मेटल्स। तो देखते हैं कि कुछ धातुओं के मतलब, जैसे मैं आपको कल बता रहा था कि एल्यूमिनियम आया था तो Al का होता था बॉक्साइड Al2O3 2S2O, और ऐसे Pb जिसका जेडनेस जिंक से होता है। दोस्तों ऐसे कई सारे मैंने बताए थे और मैंने आपको बताया था कि आगे काम आएंगे। तो आज वही है कि देखते हैं कि कुछ धातुओं के प्रमुख अयस्क। तो ऐसा करते हैं, एक तरफ लिखेंगे हम लोग धातु, एक तरफ लिखेंगे अयस्क। अब दोस्तों धातु और अयस्क लिखा। अब धातु की बात आई तो सबसे पहले एक होता है Al। अब दोस्तों Al होता है तो Al का क्या होता है, बॉक्साइड होता है। Al का जो अयस्क होता है वो होता है बॉक्साइड। बॉक्साइड का फार्मूला दोस्तों क्या होता है आपका, Al2O3 इंटू 2S2O। ठीक है ना, क्या होता है Al2O3 इंटू 2S2 किसका है। अब वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बॉक्साइड अयस्क है या एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो क्या होगा कि बॉक्साइड Al2O3 2S2O। अब दोस्तों Pb यानी लेड। अब Pb आता है तो Pb का अयस्क दोस्तों क्या होता है, Pb का अयस्क होता है गैलेना। दोस्तों गैलेना का फार्मूला क्या होता है, PbS। गैलेना होता है आपका, गैलेना का फार्मूला था PbS। अब अगला अयस्क है Ag। अब Ag का अयस्क दोस्तों होता है अर्जेंटाइड। अब दोस्तों अर्जेंटाइड का फार्मूला क्या होता है आपका, Ag2S यानी एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइड, Pb का होता है गैलेना, Ag का होता है अर्जेंटाइड, Zns का देखते हैं जो होता है जिंक का। तो इसका होता है ऐसा आपका जिंक ब्लेंड। क्या होता है, जिंक ब्लेंड। इसका दोस्तों फार्मूला होता है Zns। जिंक सल्फाइड भी बोल सकते हैं ना जिंक ब्लेंड को, Zns जिंक ब्लेंड यानी Zns। अब जिंक का हो गया, अब जिंक के बाद आते हैं Hg। अब दोस्तों Hg को बताओ ना, पारा का एस होता है सिनेबार। अगर आप लोगों ने एक बार पढ़ा होगा तो मैं इसका बताया था कि फार्मूला होता है Hgs यानी पारा क्या बताया था, सिनेबार क्या बताया था आपको, Hgs। अब दोस्तों देखते हैं Cu कॉपर का। तो कॉपर में तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि मैंने बताया था कॉपर का सबसे होते तो कई सारे हैं, क्यूप्राइट हो गया, लेकिन एक सबसे अच्छा होता है जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो होता है कॉपर पायराइड। क्या होता है दोस्तों, कॉपर पायराइड। इसका दोस्तों फार्मूला होता है CuFs2। कॉपर पायराइड का क्या होता है, CuFeS2। अब दोस्तों हेमेटाइट Fe का देखते हैं, Fe का। अब ये दोस्तों Fe क्या होता है, तो वास्तव में Fe क्या होता है, Fe होता है आपका आयरन। क्या होता है, आयरन। तो इसका होता है हेमेटाइट। इसका फार्मूला तो दोस्तों Fe2O3। अब मैं आज आपको एक बात बताता हूँ कि इसकी हम लोग पहचान कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे। अब दोस्तों देखिए, अगर आपको Al दिया है तो एल्यूमिनियम, Pb दिया है तो गैलेना, Ag दिया है तो अर्जेंटाइड, Zn दिया है तो जिंक ब्लेंड, Hg दिया है तो सिनेबार, कॉपर दिया है तो कॉपर पायराइड, Fe दिया है तो हेमेटाइट। अब दोस्तों हम लोग इससे देखेंगे कि Al आया तो क्या हुआ, एल्यूमिनियम का अयस्क हो गया। ठीक है ना, और इसके बाद Pb आया, Pb क्या होता है दोस्तों, लेड, जिसे हम लोग सीसा बोलते हैं। तो Pb का अयस्क यानी लेड का अयस्क हुआ। और इससे अर्जेंट Ag आया तो Ag मतलब Ag का अयस्क हो गया, अर्जेंटाइड है। आप पूछ देगा Ag2S है, क्या है आपका, Ag का अयस्क यानी सिल्वर का अयस्क है। और दोस्तों इसे अर्जेंटाइड ही बोलते हैं, Ag को क्या बोलते हैं, अर्जेंटाइड, जिसे हम लोग सिल्वर बोलते हैं, चांदी है ना, सिल्वर बोलते हैं। Zn है दोस्तों, जिंक आया। और क्या है इसका, Zn जिंक ब्लेंड का फार्मूला क्या होता है, Zns होता है। क्या होता है, Zns जिंक ब्लेंड यानी। और Hg क्या होता है दोस्तों, पारा होता है। पारा तरल पदार्थ है जिसके मतलब इतना चिकना पदार्थ है कि उसको हम लोग हाथ में नहीं उठा सकते हैं, जैसे हाथ में उठाएंगे तुरंत क्या हो जाएगा, नीचे गिर पड़ेगा। दोस्तों अब क्या है Mg,
ठीक है ना। तो मतलब पारा एक ऐसा धातु है, द्रव द्रव धातु है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से द्रव धातु है तो क्या है आपका पारा। कई सारे धातु दिए जाएंगे तो द्रव धातु है Hg। अब सिनेबार को दोस्तों, सिनेबार आए तो मेरे दिमाग में बात आई कि सिनेबार को एक चीज और बोलते हैं हिंगुल। कहीं पे आपको लिखा मिल सकता है हिंगुल। दोस्तों सिनेबार को हम लोग बोलते हैं हिंगुल, याद रखिएगा हिंगुल। सिनेबार को हम लोग हिंगुल भी बोलते हैं। अब दोस्तों कॉपर आया तो कॉपर पाइराइट, तो ये तो मतलब सब भूल जाना पर, लेकिन बट ये वाला तो कभी मत भूलना, क्योंकि इसी से जो आपके जितने सांद्रण होंगे एस्क के, तो जब इस कॉपर का हम लोग सांद्रण करेंगे तो सबसे प्रमुख एस्क है CuFeS2 यानी कॉपर पाइराइट, यही सबसे प्रमुख होता है। अब आयरन का आता है, आयरन के तो होता है Fe2O3 Fe2O3 यानी हेमेटाइट होता है। तो अब अगला दोस्तों देखते हैं, अगला हम लोगों को है धातुकर्म यानी मेटलर्जी। दोस्तों अब अयस्क के देखते हैं, मतलब धातु के बारे में जाना, कुछ धातु के अयस्क देखें। अब ठीक है मेटलर्जी देखते हैं तो वास्तव में धातुकर्म क्या है। अभी तक तुम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर, लेकिन अभी हम लोग धातुकर्म की पृष्ठभूमिका समझ रहे थे कि धातुकर्म क्या है। तो अयस्क को शुद्ध करने, अयस्क को शुद्ध प्राप्त करने की क्रिया को धातुकर्म कहते हैं। अभी खनिज के बारे में जाने से, खनिज जानते थे कि कोई भी निकला पदार्थ और उससे क्या, अयस्क को शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातुकर्म। दोस्तों अयस्क को शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातुकर्म कहते हैं। यह क्रिया निम्न पदों में होती है। सबसे पहले लिखेंगे अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को, तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, धातुकर्म कहते हैं। ठीक है मेटलर्जी इसे बोलते हैं, और यह क्रिया निम्न पदों में होती है। यह क्रिया निम्न पदों में, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातुकर्म कहते हैं। यह क्रिया निम्न पदों में होती है। अब जैसे निम्न पद कौन कौन से, जैसे सबसे पहला दोस्तों अयस्क का सांद्रण, पहला है अयस्क का सांद्रण, ठीक है। दूसरा है आपका धातु का निष्कर्षण, अयस्क का सांद्रण और धातु का निष्कर्षण। तीसरा है धातु का शोधन, धातु का शोधन, ठीक है ना। यह क्रिया अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, धातुकर्म। यह क्रिया निम्न पदों में होती कौन कौन सी, अयस्क का सांद्रण, धातु का निष्कर्षण और धातु का शोधन, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग सबसे एक एक चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब इसके बारे में जानेंगे कि अयस्क का सांद्रण कैसे होता है। यह क्रिया मतलब निम्न पदों में होती है, जैसे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फेर प्लावन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि, मतलब कई विधियों में यह क्रिया परिपूर्ण होती है। तो इससे पहले सब लोग समझते हैं कि अयस्क का सांद्रण क्या होता है। तो अयस्क के सांद्रण के बारे में जानेंगे। अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण, अयस्क को गैंग से पृथक करना क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण कहलाता है। मतलब अयस्क को गैंग मतलब अधात्री यानी मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। जो मिट्टी के कण, बालू के कण, ये सब कण लगे रहते हैं, मैंने खनिज में बताया था। तो मतलब क्या है कि अयस्क को गैंग से पृथक करना, पृथक का मतलब अलग करना, पृथक का मतलब अलग करना अर्थात अलग करना। तो गैंग को मतलब अयस्क को गैंग से अलग करना आपका धातु क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। तो लिखेंगे अयस्क को धातु से अलग करना, अयस्क को गैंग से पृथक करना सांद्रण कहलाता है। अयस्क को गैंग से पृथक करना अर्थात
अलग करना क्या कहलाता है दोस्तों? सांद्रण कहलाता है। सांद्रण, अयस्क को गैंग से पृथक करना, अलग करना सांद्रण कहलाता है। यह क्रिया निम्न पदों में होती है। यह क्रिया पदों में होती है। अयस्क को गैंग से पृथक करना यानी अलग करना सांद्रण कहलाता है। यह क्रिया निम्न पदों में होती है। अब दोस्तों क्रिया कौन कौन सी होती है? सबसे पहली होती है गुरुत्व पृथक्करण विधि। पहली होती है आपकी गुरुत्व पृथक्करण विधि। सबसे पहली होती है गुरुत्व पृथक्करण विधि। अब गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या होता है कि बारीक पिसे हुए अयस्क को टैंक में पानी बारीक पिसे हुए अयस्क को टैंक में पानी से खलबलाते हैं। बारीक पिसे हुए अयस्क को मतलब पिसे हुए अयस्क को दोस्तों। तो यह क्रिया कैसे होती है कि बारीक पिसा हुआ अयस्क होता है और टैंक में डालकर खलबलाते हैं। अब जब खलबलाएंगे तो अशुद्धियां क्या होंगी? जो नीचे हो जाएंगे और जो अयस्क वो झाग बनकर उसके साथ ऊपर आ जाता है। तो क्या है? बारीक पिसे हुए अयस्क को बारीक पिसे हुए अयस्क को पिसे हुए अयस्क को पानी से भरे टैंक में पानी से अयस्क को क्या होता है? पानी से भरे टैंक में एक खलबलाते हैं। अब क्या होता है? तो जो घुलनशील अशुद्धियां होती हैं वो पृथक हो जाती हैं, यानी घुलनशील अशुद्धियां घुलकर पृथक हो जाती हैं। घुलनशील अशुद्धियां क्या होती है दोस्तों? घुलकर पृथक हो जाती है, यानी अलग हो जाती है। घुलनशील अशुद्धियां घुलकर पृथक हो जाती है, यानी घुलकर पृथक हो जाती हैं। भारी अयस्क नीचे बैठ जाता है और जो भारी अयस्क होता है, भारी अयस्क नीचे यह क्रिया की क्या कहलाती है? गुरुत्व पृथक्करण विधि कहलाती है। यह विधि भारी अयस्कों जैसे यह विधि कौन सी? यह विधि जो होती है भारी अयस्क होता है, जैसे कॉपर का मैंने बताया Fe3O4 एक फार्मूला होता है Fe3O4। यह क्रिया लिखेंगे, यह क्रिया भारी अयस्क। अब दोस्तों भारी अयस्क आपका होता है Fe3O4 के साथ प्रयुक्त होती है Fe3O4। अब दोस्तों में एक बात कमेंट करके बताइएगा कि मैं बताऊंगा Fe3O4 किसका अयस्क है और यह बताना कि Fe3 किसका अयस्क है, तो आयरन का है। लेकिन इस आयरन के अयस्क का नाम क्या है, मुझे ये कमेंट करके बताइएगा। यह क्रिया भारी अयस्क Fe3O4 के साथ प्रयुक्त होती है। देखिए ये लिखा है तो वैसे कुछ समझने की जरूरत है। क्या लिखा है मैंने कि अयस्क के सांद्रण बताया कि अयस्क को गैंग से पृथक करना यानी अलग करना क्या कहलाता है? आपका अयस्क का सांद्रण कहलाता है। यह क्रिया निम्न पदों में होती है। सबसे पहली क्रिया बताए गुरुत्व पृथक्करण विधि। अब दोस्तों गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या होता है कि इसमें भारी जो पिसे हुआ अयस्क होता है उसको एक पानी से भरा टैंक होता है। समझिए ऐसे कि पानी से भरा ये टैंक है, पानी से भरा टैंक है, ठीक है ना, पानी से भरा टैंक है। अब इसमें पानी से भरा टैंक है, लेकिन जब हमने भारी अशुद्धियां से प्रवाहित की तो जो घुलकर जो अशुद्धियां होती हैं वो घुलकर पृथक हो गई यानी अलग हो गई, और जो भारी अयस्क होता है वो टैंक की तली में कहां बैठ जाता है? नीचे बैठ जाता है आपका। तो यही मैंने लिखाया है कि भारी पिसे हुए अयस्क को, देखिए भारी पिसे हुए अयस्क को यानी बारीक पिसे हुए, भारी का मतलब बारीक पिसे हुए मतलब बहुत ही महीन पिसे हुए अयस्क को, तो बारीक पिसे हुए अयस्क को पानी से भरे टैंक में खलबलाते हैं।
पानी से भरे टैंक में खलबलाते हैं। और क्या होते हैं, जैसे खलबलाने का मतलब निरमा जो डिटर्जेंट पाउडर आता है, जब आप उसे पानी में डालते हो तो इसे करने के लिए काफी खलबलाते हैं ना चारों तरफ, तो क्या होता है, खलबलाते हैं, घुलनशील अशुद्धियां घुलकर पृथक हो जाती है। अब एक चीज देखिएगा कि जो निरमा में आप क्या करिए कि जो निरमा का जो बाकी चीज वो सब घुल जाएगा, खुलकर अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें छोटे से हल्के से कंकड़ डाल दीजिएगा निरमा के साथ, तो जो अशुद्धि, वो जो अयस्क होंगे, जो कंकड़ होंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे टैंक की तली में, वो घुलेंगे नहीं, मतलब वो एक साथ मिलेंगे नहीं, वो घुलकर अलग नहीं होंगे। सबसे अच्छा मैं आपको देखा करके देखिएगा, तो वही लिखिए आप, इसी तरीके से लिखिए कि जो मैंने अयस्क लिया और भारी पिसी हुए अयस्क को टैंक की तली में डाल दिया, और जो घुलनशील शुद्धियां उसे घुलाया, तो वो घुलकर घुल गई साथ में। लेकिन जो आपका जो हमने कण डाले अलग से, वो क्या हुआ, टैंक की तली में नीचे बैठ गए। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, गुरुत्व पृथक्करण विधि। अब दोस्तों अगली देखते हैं फेन झाग प्लावन विधि। फेन झाग प्लावन विधि, फेन झाग प्लावन विधि दोस्तों देखते हैं। दोस्तों अब देखते हैं, अभी देखा था कि क्या, गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि के बाद अब देखेंगे झाग प्लावन विधि। तो झाग प्लावन विधि के समझने से पहले इसका एक चित्र है जो मैंने आपको बनाया है। समझने के लिए क्या है कि एक टैंक की तली है, ये मत देखिएगा, मैं इसमें समझा दूंगा तो खुद ही आप लिख लेंगे। तो इसमें क्या है दोस्तों कि ये आपकी एक टैंक की तली है, माना इसमें क्या भरा हुआ, पानी भरा हुआ है। इसने हमने वायु प्रोवाइड करने के लिए, प्रबल वायु प्रोवाइड करने के लिए लगा दिया, ठीक है ना। ये ट्विटर लगे, एक प्रकार से ट्विटर बोलते हैं जिसे, या तो टूईयर जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टूईयर, ठीक है ना दोस्तों, टूईयर। ये तो एक बार मैंने बताया है आपको समझाने के लिए, फिर भी बताते हैं, ठीक है। झाग, और क्या हुआ, इसमें बारीक पिसी हुई अयस्क को हमने ऊपर से प्रवाहित किया। जब प्रवाहित किया तो अशुद्धियां क्या हो गई कि टैंक की तली में घुल के नीचे आ गई। यही लिखा हुआ, मैं आपको समझा रहा हूं। अशुद्धियां क्या हुई दोस्तों कि टैंक की तली में घुल के नीचे आ गई, और जो झाग बनकर, जो अयस्क था वो झाग बनकर ऊपर आ गया। तो इसके लिए सबसे एक चीज आपको याद करना है कि इसके लिए सल्फाइड एस्को का प्रयोग करते हैं। दोस्तों सल्फाइड एस्क कौन कौन से अब तो होते हैं, जैसे सल्फाइड एस्क आपको मैंने बताए थे एस्को के प्रकार में, जैसे ऑक्साइड एस्क बताया था, कार्बोनेट एस्क बताया था, सल्फाइड एस्क बताया था, और क्लोराइड एस्क बताए थे। तो दोस्तों ऊपर लिखा है यदि सल्फाइड एस्को के सांद्रण में प्रयोग होती है तो आपके बहुत सारे सल्फाइड एस्क कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका जिंक ब्लेंड होता है, शिनेबार होता है, और कॉपर पायराइट होता है, गैलेना होता है, आयरन पायराइट होता है, जिंक ब्लेंड होता है, यानी अर्जेंटाइट होता है, अर्जेंटाइट, जिंक ब्लेंड, कॉपर पायराइट, गैलेना, सिनेबार, ये कई सारे ऐसे होते हैं। तो यह भी सबसे पहले इसके लिए याद रखिए कि सल्फाइड एस्को के सांद्रण में प्रयोग होगी। तो इसे लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका मैंने समझा तो दिया है, वही जैसे मैंने गुरुत्व पृथक्करण विधि बताई थी, लिखा वही है, लेकिन इसमें कुछ चीजें चेंज हो गई हैं। जैसे कि सल्फाइड अयस्क, इसमें क्लियर किया है कि ये सल्फाइड एस्को के सांद्रण में प्रयोग होगी। और इसमें क्या होगा, एक बारीक पीसी हुआ एस्क में 1% हमें क्रियोसोट यानी पाइन का तेल, पाइन मतलब दोस्तों चीड़ का तेल डालना पड़ता है। तो मैंने लिखा है कि यह भी सल्फाइड एस्को के, सबसे पहले आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि यह भी सल्फाइड एस्को के सांद्रण में प्रयोग होती है। इसमें जल से भरे टैंक में, देखिए जल से भरा टैंक मैंने बताया है, पिसे हुए एस्क को मैंने डाला, ये ठीक है ना, पिसे हुए एस्क को डालकर उसमें 1% क्रियोसोट का तेल अथवा पाइन का तेल, तो जब 1% डालेंगे, क्रियोसोट का तेल डालेंगे या पाइन यानी चीड़ का तेल डाल के मिलाकर मिश्रण में वायु की प्रबल धारा प्रवाहित करते हैं। दोस्तों मैंने बताया था वायु की प्रबल धारा, वायु की लिख लेंगे क्या, प्रबल धारा, ठीक है ना, वायु की प्रबल धारा प्रवाहित की जाती है। सल्फाइड अयस्क झाग में एकत्रित होकर ऊपर आ जाते हैं। अब मैंने बताया था सल्फाइड अयस्क, जो ये सल्फाइड अयस्क हैं वे झाग बनकर ऊपर आ गए और पृथक कर लिए। अब झाग बनकर जो सल्फाइड अयस्क है शुद्ध कैसे करते हैं, वही मैं बता रहा हूँ आपको। तो जैसे सल्फाइड अयस्क को कैसे शुद्ध करते हैं, जो सल्फाइड झाग बनकर ऊपर आ जाते हैं उनको पृथक कर लिए, अलग कर लिए जाते हैं। और क्या होता है कि पृथक कर लिए थे, गैंग, यानी गैंग मतलब दोस्तों अधात्री मैट्रिक्स जिसे बोलते थे, कि जो मिट्टी के कण, बालू के कण, यानी ये बहुत सा रेत के कण, ऐसे से जो कण होते हैं छोटे छोटे, वे भीगकर टैंक की तली में बैठ जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जिन्हें अशुद्धियां वो कहते हैं, जिन्हें अशुद्धियां कहते हैं। देखिए ये अशुद्धियां आपकी, तो मैंने वही तो आपको समझाया कि टैंक की तली है, ठीक है ना, एक टैंक की तली, उसमें पानी भरा हुआ है। अब क्या करेंगे, हमें शुद्ध करना है, तो सिंपल सी बात समझिएगा, मेरी बातों को समझिएगा। तो क्या किया मैंने, टैंक की तली है, तो टैंक की तली में हमने वायु प्रवाहित करने के लिए एक ट्यूयर लगा दिया, और उसमें क्या किया कि बारीक पिसा हुआ एस्क है मेरे पास, काहे का है, सल्फाइड है, सल्फाइड अर्जेंटाइड होता है आपका, सिनेबार होता है, ठीक है ना, कॉपर पायराइट होता है, गैलेना होता है,
और कई सारे होते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग कि बारीक पीसे हुए एस्क को उसमें 1% करा लेंगे, क्रियोसोट यानी चीड़ का तेल डालते हैं। जब चीड़ का तेल डालेंगे इसके बाद क्या करेंगे, वायु की प्रबल धारा में प्रवाहित करते हैं। जब प्रवाहित करते हैं जो अयस्क होता है वो झाग बनकर प्रवाहित किया और खूब तेज क्या होता है, घुला देते हैं, जैसे बोलते हैं घुला देते हैं। तो क्या हुआ कि जो अयस्क होता है वो झाग बनकर ऊपर आ जाता है, आ गया अब अयस्क। अब क्या होगा, जब अयस्क झाग बनकर ऊपर आ गया और उसे हम लोग अलग कर लिया, लेकिन अब अयस्क जब झाग बनकर ऊपर आ गया दोस्तों, तो एक चीज बचती है ना, अशुद्धियां। अब कुछ में कुछ ना कुछ तो कण उसमें होंगे, जरूर होंगे ना, बिल्कुल होंगे। तो वही कण नीचे टैंक की तली में बैठ जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अधात्रीय यानी मैट्रिक्स। तो गैंग जल में भीग कर अलग अलग कर लिए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोगों का सिर्फ लॉस थोड़ा बचा है कि चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब चुंबकीय पृथक्करण की विधि में देखेंगे, उसका फिगर बनाएंगे और पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। अभी झाग प्लावन विधि देखी, इस सबसे पहले देखी गुरुत्व पृथक्करण विधि, फिर झाग प्लावन विधि। झाग मतलब प्लावन अयस्क को सांद्रण जिसमें बताया था, ठीक है ना, सल्फाइड अयस्कों के साथ। अब देखते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। दोस्तों चुंबकीय पृथक्करण विधि में आपके सामने एक चित्र आया अच्छा सा, मतलब चुंबकीय पृथक्करण विधि यानी पट्टे पर यह क्रिया होती है। सबसे अच्छी बात आपको याद रखिएगा कि यह क्रिया कहाँ होती है, पट्टों पर होती है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले ये क्या है आपका, ये आपका पट्टा है, पट्टा। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है आपका, अयस्क है दोस्तों, ठीक है ना, ये आपका अयस्क है। और दोस्तों ये क्या है आपका, जो ये आपका है चुंबकीय पदार्थ यानी अयस्क, चुंबकीय पदार्थ जिससे हम लोग अयस्क बोलते हैं। अब इसमें समझना क्या है, तो दोस्तों आपको आसानी से चित्र में ही लग रहा होगा कि इसमें बारीक पीसे हुए अयस्क को कहाँ डालते हैं, घूमने वाले रोलर पट्टे पर डालते हैं। और क्या होता है, बारीक पिसा हुआ अयस्क एक किनारे एकत्रित हो जाता है। इसमें लिखने की तरीका क्या है मैं आपको बता दूं कि सबसे इजी है कि इसमें इस विधि में पिसे हुए अयस्क को एक घूमने वाले चुंबकीय रोलर पर लगे, लिखेंगे इस विधि में, लिख लेंगे, बहुत इजी है। इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को एक, इसीलिए बारीक पिसे हुए अयस्क को क्या करते हैं, एक घूमने वाले चुंबकीय रोलर, एक घूमने वाले चुंबकीय रोलर। अब जो रोलर लगा है, तो ये जो गोल गोल घूमने वाला चुंबकीय रोलर है, तो चुंबकीय रोलर पर लगे पट्टे पर डालते हैं, चुंबकीय रोलर पर लगे। अब चुंबकीय रोलर तो ये है ना, अब इसमें जो पट्टा लगा है आपका मोटा मोटा, चुंबकीय रोलर पर लगे क्या होता है दोस्तों, पट्टे पर डालते, मार्कर चल नहीं रहा, देखते हैं। चुंबकीय रोलर पर लगे पट्टे, क्या होगा, पट्टे पर डालते हैं। चुंबकीय रोलर पर लगे पट्टे पर डालते, चुंबकीय पदार्थ रोलर के समीप एकत्रित हो जाता है। जो चुंबकीय पदार्थ होता है, चुंबकीय पदार्थ ये दोस्तों, ये चुंबकीय पदार्थ इधर लिख लेंगे, रोलर के समीप एकत्रित हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसमें जो बारीक पिसा हुआ अयस्क है उसे एक चुंबकीय घूमने वाले चुंबकीय रोलर के पट्टे पर डाला, और जब डाले तो जो बारीक पिसा हुआ है चुंबकीय अयस्क होता है, वो पदार्थ कहाँ, चुंबकीय पदार्थ कहाँ है, अयस्क हो जाता है, चुंबकीय रोलर पर लगे पट्टे पर डालते हैं, चुंबकीय पदार्थ रोलर के समीप एकत्रित हो जाए। देखिए अयस्क के समीप एकत्रित हुआ, इसमें क्या किया, अयस्क को एक डाला चुंबकीय रोलर के पट्टे पर, और ये जो पट्टा है चलते चलते यहाँ पहुंचा, और यहाँ पे किसके चुंबकीय पदार्थ एक इसके किनारे अयस्क एकत्रित हो गया। तो यही चुंबकीय पृथक्करण विधि था, गुरुत्व पृथक्करण विधि था, और क्या था आपका, झाग प्लावन विधि था। दोस्तों अगले चैप्टर में धातु के निष्कर्षण के साथ मिलते हैं। इसमें धातु का निष्कर्षण में क्या पढ़ेंगे, निस्तापन क्रिया पढ़ेंगे, भर्जन क्रिया पढ़ेंगे, प्रगलन प्रक्रिया पढ़ेंगे, फिर इसके बाद धातु के, इसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, धातु का शोधन आएगा। काफी अच्छे अच्छे चीजें आएंगी जो परीक्षा में पूछी जाएंगी। फिर आएगा दोस्तों कॉपर, इसका
बेसब्री से इंतजार था सबको, क्योंकि कॉपर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉपर। इसमें कॉपर के धातु कर्म, कॉपर के अयस्क जानेंगे, अयस्क का सांद्रण पढ़ेंगे, फिर इसमें भी वर्जन पढ़ेंगे, इसमें भी प्रकलन क्रिया पढ़ेंगे, लेकिन जो इसमें वर्जन पढ़ेंगे वो जानेंगे कि परावर्तनी भट्टी में संपर्क होता है, और जो इसमें प्रकलन पढ़ेंगे तो वो जानेंगे कि इसमें वात्या भट्टी में संपर्क होता है, वात्या भट्टी से कॉन्टैक्ट होता है। फिर दोस्तों एक प्रायोगिक पढ़ेंगे बेसेमरीकरण, जो कि बेसेमरीकरण दोस्तों क्या है, बेसेमरीकरण जो बात आती है तो वो होती है बेसेमर परिवर्तक के बारे में। तो बेसेमर परिवर्तक के बाद फिर हम लोग चैप्टर को एंड करेंगे, तो मतलब फिर इसके बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये समझिए कि आपका आधा कोर्स केमिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा अगर ये आपने चैप्टर पढ़िए, क्योंकि दोस्तों सबसे कठिन था कि NH3 और SO2 दो गैसें थी, वो हाई 12th क्लास के बच्चों के लिए कठिन थी। मैं भी पढ़ता था, मेरे को भी कठिन लगती थी, लेकिन मैंने तैयार की थी। बट एक बात ये है कि वो कैंसिल हो गई, वो अब की बार नहीं है। जो 30% सिलेबस कम हुआ है आप लोगों का, तो उसमें वो गैसें दो हटा दी गई हैं। तो फिर अब ये जब चैप्टर हो जाएगा तो इसके बाद आप लोग ये समझिएगा मेरा 50% सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया है। फिजिक्स में दो चैप्टर 3 चैप्टर पूरे होने वाले, तीसरे चैप्टर की वीडियो जल्दी आएंगी। और बायोलॉजी दोस्तों, बायो सबको टफ लगती होगी, तो मैं बायो लाइफ ऑफ प्रोसेस, जीवन की जो प्रक्रिया चैप्टर था उसके लिए मैं आपको वीडियो जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगा, बस आप लोगों का साथ मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले बात में। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।